दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 10। दोपहर की धूप अब कमजोर पड़ने लगी थी। लगभग 4 से 5 के मध्य का समय था। रूही, दिव्या, जॉन, विक्रांत और ललित सभी लोग शहर की एक कम आवाजाही वाली पार्क में मुंह लटकाए नीचे एक सर्कल बैठे हुए थे। अवनी हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी और उसके साथ ही उससे जुड़े कुछ राज भी। परसों रात जो भी घटना अवनी के साथ घटित हुई, रूही और उसके दोस्त उसके चश्मदीद गवाह थे, लेकिन उसके बावजूद कोई भी इस बात पर इस तरह से यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। त्रिपाठी जी और उनकी टीम ने जैसे के तैसे उनकी गवाहियां दर्ज कर ली थीं, लेकिन वो हर बात पर भौहें उठाकर रूही को देखते और फिर आसपास लोगों को देखकर चुपचाप से बस लिखते रहते। रूही जानती थी कि अकेले में वो इस बारे में जरूर पूछेंगे और हुआ भी यही, लेकिन इससे रूही के जवाब नहीं बदले। उसने जो कुछ भी देखा इस बार सच सच अपने पापा को बता दिया था। अवनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत दम घुटने के कारण आई थी। उसकी कई हड्डियां इस प्रकार टूटी हुई थीं कि खुद डॉक्टर इस बात पर हैरान थे जैसे उसके हर हिस्से को किसी ने बारीकी से तोड़ा हो। इस सबसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो थी अवनी की मां। वो उसकी मौत के बाद से बस मौन थीं, शून्य में कहीं ताकती सी। ना ही उनके बयान हुए थे और ना ही उनके हिस्से की हकीकत कोई और सुन पाया था। और यही कारण था कि रूही, जॉन और विक्रांत तीनों ही अफवाहों और चर्चाओं का केंद्र बन गए थे। कोई उनके द्वारा सुनाई कहानी को सच मानता तो कोई उन्हें ही शक की नजर से देखता। पर इस सबसे एक चीज तो हुई थी, और वो यह कि जलपरी के लौटने की खबर से चारों ओर दहशत का माहौल बना हुआ था और इससे वो स्टूडेंट्स भी डरे हुए थे जो भले ही इसको महज एक कहानी और अफवाह मान रहे थे। उसके बारे में तुम्हारे ज्यादातर अंदाजे सही थे रूही, विक्रांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा और एक लंबी सांस खींची। पर क्या फायदा, हम फिर भी उसे बचा नहीं सके, रूही ने रूखे मन से कहा। उसका मायूसी से भरा चेहरा बता रहा था कि पिछली रातें उसने जागते हुए गुजारी थीं। तुमने कहा कि वो वहां से चली गई थी, राइट? फिर भी उसने अपना काम कर दिया, दिव्या हैरानी से पूछ रही थी। वो बहुत डेंजरस है, जॉन ने कांपती आवाज में कहा और अपना माथा छुआ। जब से उसने जलपरी को देखा था तब से बस यही रट लगाए हुए था और तेज बुखार में तप रहा था। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है वो दिव्या, बहुत ज्यादा, रूही ने उन पलों को सोचते हुए कहा और फिर जॉन की ओर मुंह करके पूछा, अब कैसा है बुखार तुम्हारा? ठीक है अब, जॉन ने कहा और ललित की ओर देखा जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? जॉन ने गुस्से से कहा तो ललित घबरा सा गया। क्या? नहीं तो, उसने बेहद पतली आवाज में अपना बचाव किया। अब आगे क्या? विक्रांत ने उलझन से कहा और बारी बारी सबकी ओर देखा। अब आगे वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, रूही ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। अब तक हमें केवल शक था कि आर्याना की गुमशुदगी या फिर अंजलि की। रहस्यमय मौत के पीछे जलपरी हो सकती है, क्योंकि अंजलि को भी वही ख्वाब आए थे जो कि मुझे आते हैं। हमने चीजों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम इसकी सही वजह नहीं जान पाए और ना ही शायद अब जानते हैं। लेकिन अब यह सब हमारे सामने हुआ है और कम से कम हम इतना तो जान ही चुके हैं कि एक दहशतगर्द चुड़ैल वापस लौट आई है जो सबको मारती घूम रही है। अचानक बोलते बोलते रूही रुक गई और सामने दूर कहीं डूबते हुए सूरज को देखने लगी। अवनी तैराक नहीं थी, फिर भी उसने उसको मार डाला। दिव्या भी उठकर उसके पास आकर खड़ी हो गई और ठीक उसी दिशा में सूरज को निहारने लगी। यानी पूरे कॉलेज में कोई भी सैफ नहीं है, और अब इससे पहले कि वो किसी को शिकार बनाए, हम उसको शिकार बनाते हैं, रूही ने मजबूती से कहा। वो बिना पलकें झपकाए बस सामने देखे जा रही थी, जैसे उन शब्दों को खुद से बोल रही हो। और शुरुआत कहां से करें? विक्रांत ने माथे पर बल डालते हुए कहा। विक्रांत, शुरू में जैसा मैंने तुम्हारे बारे में मन बनाया था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो, रूही ने पलकें झपकी और होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसकी ओर देखा।
लेकिन जैसे तुम बाहर से दिखते थे एक अलबेले से, भीतर से उसके बिल्कुल उलट हो, यानी एक बेहतरीन इंसान और भरोसेमंद दोस्त भी। पर अब यहां से हमारे रास्ते अलग अलग जाते हैं। अब ये लड़ाई आमने सामने की हो गई है और मैं तुम सबको इसमें नहीं घसीटना चाहती, खासकर ध्रुव के सामने जिस तरह से तुम खड़े हो गए थे। अगर वो कुछ कर देता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसने कहते हुए पीछे पलट कर देखा तो दिव्या और जॉन के चेहरे पर कई सवाल तैर रहे थे। यह लड़ाई तुम्हारी अकेली की नहीं है रूही, हम सबकी भी है, विक्रांत ने शांति से उसको देखते हुए कहा। कोई नहीं जानता उसका अगला निशाना कौन होगा, और तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। वो एक पल के लिए ठहरा। तो फिर दोस्ती निभाने दो ना, और जहां बॉस वहां मैं। पीछे से ललित की लड़कियों जैसे पतली आवाज आई तो जॉन ने उसे नापसंदगी से देखा। तुम जलपरी से लाट सकते हैं? जॉन ने ललित से पूछा और उसके पतले दुबले शरीर को देखा। पर मैं भागता बहुत तेज हूं, ललित ने आंखों को घुमाते हुए कहा, और उसके अगले सवाल से बचने के लिए दूसरी ओर देखने लगा तो जॉन मन मार के बुदबुदाया। और बांस गमले फेंक लेते हो? रूही, हम सब लोग साथ हैं और जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दिव्या ने जॉन और ललित की नोक-झोंक को इग्नोर करते हुए विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत हम सभी में सबसे मजबूत है और हमें सच में उसकी जरूरत है। तुम बस आगे का प्लान बताओ। मेरे पास कोई प्लान नहीं है दिव्या, रूही ने उनकी ओर देखते हुए सर को झटका। मैं बस इतना जानती हूं कि हमें बस किसी भी तरह से जलपरी को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाना है। बस एक नाम है मेरे दिमाग में जो शायद हमारी मदद कर सकते हैं, उसने कुछ सोचते हुए कहा। कौन? विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा। बाबा सूर्यांश जी, रूही ने कहा। अभी कुछ दिन पहले उनका एक शिष्य आया था हमारे घर और उसने बहुत कुछ बताया भी था। अगर हम सीधे उनसे मिलें और अपनी परेशानी बताएं तो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम उससे पीछा छुड़ा सकें। तो फिर तय रहा, हम लोग कल कॉलेज के बाद उनसे मिलने के लिए निकलेंगे, दिव्या ने कहा और सबकी ओर देखा। ठीक है, बाकी सबने भी एक सुर में कहा। तो रूही ने खामोशी से अपने सभी दोस्तों को देखा और फिर आने वाले समय के लिए खुद को मजबूत कर लिया। देर रात का समय था। उसने अपने पापा से बाबा सूर्यांश जी का पता पूछ लिया था, जो कि वहां से काफी दूर कहीं जंगलों में था, यानी उन्हें एक दिन से ज्यादा समय लगने वाला था। हालांकि उसकी मॉम नहीं चाहती थीं कि रूही वहां जाए, लेकिन रूही ने उनको नजरअंदाज करते हुए बस डिनर किया और अपने कमरे में आ गई। न जाने क्यों वो उनके प्रति इतना सख्त रहती थी। शायद क्योंकि पास्ट में उनकी कभी नहीं बनी थी। वो अपने बेड पर लेटी और लैपटॉप में कुछ देखने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया और अपने माथे पर हाथ मारते हुए उसने तुरंत अपना फैक अकाउंट एट प्रिंसेस ओपन कर लिया। शिट, वो बुदबुदाई। उसने देखा विक्रांत के कई सारे मैसेज पड़े हुए थे। विक्रांत, हेलो, कैसी हो? विक्रांत, हे ओएन, ओके, कहां हो आप? विक्रांत, हाय प्रिंसेस, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब ठीक तो है ना? विक्रांत, प्लीज जैसे ही ऑनलाइन आओ जवाब दो। रूही कई मिनटों तक उन मैसेजेस को देखती रही और सोचती रही। फिर उसने तुरंत जवाब दिया। रूही, हे विक्रांत, सॉरी, बीमार थी इसलिए जवाब नहीं कर सकी थी आपको। अभी ठीक हूं। और आप कैसे हैं? विक्रांत, ओ गॉड, फाइनली आपका जवाब आया। पता है कितना परेशान था मैं तब से। कुछ सेकंड के भीतर ही उसका जवाब आया था। रूही, सॉरी यार। विक्रांत, कोई बात नहीं, अभी ठीक तो हो ना? रूही, हाँ बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? और कॉलेज में सुना है कि एक हत्या हो गई। रूही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बात करे और उसको क्या बोले, क्योंकि जिस वजह से उसने वो अकाउंट बनाया था उसके बारे में तो अब वो जानती थी कि विक्रांत इस मामले में कुछ भी नहीं जानता था। विक्रांत, हाँ, कॉलेज में माहौल अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज अपना ख्याल रखना। रूही, और आप भी विक्रांत, पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। रूही ने दिल से तारीफ की थी। विक्रांत, क्या वाकई में प्रिंसेस?
मुझसे ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा है। कुछ सेकंड बाद उसका जवाब आया था। रूही जानती थी कि उसको यह सच में अच्छा लगा था। रूही, हाँ, सच में आप बहुत अच्छे हो। विक्रांत, पता है मैं सारा दिन आपके बारे में सोचता रहा। प्रिंसेस, मुझे आपसे मिलना है, सामने से देखना चाहता हूं। वो शख्स कौन है जो मुझे इतना पसंद करता है? प्लीज बताओ ना, कौन हो आप? रूही एक पल के लिए ठहर सी गई। वो जानती थी कि जल्दी ही कुछ नहीं किया तो विक्रांत की फीलिंग्स और ज्यादा मजबूत होती जाएगी, लेकिन फिलहाल उसके कोई तरीका समझ नहीं आया तो उसने अभी के लिए टालना ही ठीक समझा। रूही, सही वक्त आने पर बता दूंगी और मिलेंगे भी, लेकिन अभी अगर मैं बात ना कर सकूं तो नाराज ना होना। विक्रांत, क्यों, क्या हुआ है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रूही, थैंक्स समझने के लिए। विक्रांत, मुझे कुछ पूछना है प्रिंसेस। रूही की सांसें जैसे अटक सी गईं। रूही, हाँ पूछो। विक्रांत, ये सब कोई ख्वाब तो नहीं है ना? रूही, नहीं है विक्रांत, ये कोई ख्वाब नहीं है। ओके, अब मैं चलती हूं। मैसेज का ज्यादा इंतजार ना करना, बाय। विक्रांत, ठीक है, पर मैं इंतजार करूंगा, जल्दी आना, बाय। रूही ने बाय बोलकर अकाउंट लॉग आउट कर दिया और इस सब के बारे में सोचने लगी। अनजाने में उसकी जरा सी गलती की वजह से विक्रांत ऐसी लड़की के सपने सजा रहा था जो थी ही नहीं। जल्दी ही उसे सब कुछ बताना पड़ेगा या फिर कोई और तरीका सोचना होगा जिससे इस सब से पीछा छूट सके। अवनी को मौत के बाद 2 दिन से बंद कॉलेज फिर से खुल चुका था और इस सुबह लगभग पूरा एड क्वींस हाउस कॉलेज अपने बड़े से मैदान में एक और लड़की की तस्वीर के सामने मौन खड़ा था। कॉलेज में होने वाली यह तीसरी घटना और दूसरी मौत थी। प्रिंसिपल भीमसेन जोशी जी सामने आए और कुछ देर रुकने के बाद ऊंची आवाज में बोलने लगे। प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने कहा और चारों ओर शांति फैल गई। अवनी एक होनहार विद्यार्थी थी, जैसा कि अंजलि थी या फिर आर्याना, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता कि उनकी क्या गलती थी जिसकी उनको इतनी बड़ी सजा दी गई। हम यह मान भी लें कि अंजलि ने आत्महत्या की होगी तो भी उस पर किए हमले को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। हम नहीं जानते इस सब के पीछे कौन है और क्यों है, लेकिन अवनी के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें और भी अधिक उलझन में डाल दिया है। अफवाहें हमेशा सही नहीं होती और हमेशा गलत भी नहीं। सारा शहर हमें अजीब सी नजरों से देख रहा है। अगर यह सब जल्दी नहीं रुका तो शायद हमारा सफर रुक जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है और हमें अपना करना होगा। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु आदि दिखे तो तुरंत हमें सूचित करें और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज, खुद अपना विशेष ध्यान रखें। कोई भी अकेले में ऐसी जगह ना घूमे जहां जाना वर्जित हो। इस मुश्किल समय में हमें साथ रहना है। धन्यवाद। उनकी स्पीच खत्म हुई और धीमी खुसुर पुसुर के साथ स्टूडेंट्स वहां से जाने लगे। रूही ने कुछ देर उसकी हंसती तस्वीर को देखा और उसकी तस्वीर के सबसे नजदीक खड़ी उसकी दोस्त और रूममेट फराह को भी। उसका मन हुआ कि जाकर उससे बात करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रह गई। वो मुड़ी और फिर बड़े मैदान को पार करती हुई कॉलेज के हॉल में दाखिल होने लगी। अचानक उसकी नजर दरवाजे के बाहरी दीवार पर चिपके एक छोटे से पोस्टर पर गई, जहां पहले से एक पतली दुबली सी लड़की खड़ी हुई उसे घूर रही थी। हे, रूही ने विकांक्षा को देखते हुए कहा तो वो घबरा सी गई और बस हम कहती हुई वहां से ओझल हो गई। रूही ने अजीब नजरों से उसे जाते हुए देखा और फिर चिपके हुए पोस्टर पर नजर डाली। वो हैरान रह गई। उस पर रूही की तस्वीर लगी थी। उसने करीब आते हुए उसे पढ़ना शुरू किया। हीरो या विलेन? वो जो कहती है खुद को सबका मसीहा कौन है वो, जिसके आने से सब शुरू हुआ, घटनाएं हैं उसके पीछे, या वो है घटनाओं से जुड़ी हुई? देखो गौर से जरा, कौन सी सुई हो तुम पर मुड़ी हुई। इससे पहले कि वो बाकी की लाइंस पढ़ती, पीछे से एक हाथ आया और एक झटके में उसको फाड़ दिया। शरारती तत्व! मारिया मेम खड़ी हुई रूही को कमजोर मुस्कान के साथ देख रही थीं। तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है रूही। तुम्हें बस सोचना है अपने अगले मैच के बारे में। वाह, वो मेम, दरअसल, रूही ने अटकते हुए कहना शुरू किया।
चाहिए किसी की साहिल पर बैठकर मौजों का नजारा देखें, हम तो वो हैं जो तूफानों से लड़ा करते हैं। इससे पहले कि रूही अपनी बात पूरी करती, उसके क्लास टीचर रघुनाथ खट्टर जी वहां धमक चुके थे। उन्होंने अपनी लाइंस कहीं और मारिया मेम की ओर देखा। योद्धा हमेशा तैयार रहते हैं जनाब, आप बस युद्ध की तारीख बताएं। अगले सप्ताह, मारिया मेम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो रूही भी होठों पर नकली मुस्कान ले आई। हमें यकीन है कि रूही हमारी क्लास का नाम रोशन करेगी, रघुनाथ जी ने गर्व से कहा। तो रूही ने जी कहते हुए सर हिला दिया। वो वहां से जाते हुए दूर खड़े हुए ध्रुव को देखती रही और उस पोस्टर के बारे में सोचती रही। जाहिर था यह उसी की हरकत रही होगी। दिन बीतने को था, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और सभी विद्यार्थी अपने घरों या फिर हॉस्टल को जा चुके थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और कुछ वैसा ही सन्नाटा प्रिंसिपल के ऑफिस में भी था। इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी प्रिंसिपल की टेबल से टिके हुए अपने चश्मे को साफ कर रहे थे और उनके सामने एक कतार में कई लोग खामोशी से मुंह लटकाए हुए खड़े थे। सर, यही है कॉलेज का बाकी स्टाफ जो कि साफ सफाई देखरेख आदि का काम देखते हैं, कांस्टेबल धीरेंद्र ने त्रिपाठी जी की ओर झुकते हुए फुसफुसाया। त्रिपाठी जी ने सभी को बारी बारी से देखा। उनमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे। सभी देखने में साधारण और आम सी वेशभूषा में थे। तो क्या सब लोग आ गए? तुम बस इतने ही लोग हो? त्रिपाठी जी ने सामने खड़े हुए एक मोटे से व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा। सर, पास वाले बंद महल की देखरेख करने वाला एक व्यक्ति नहीं आया है, कांस्टेबल धीरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसको, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले कि धीरेंद्र अपनी बात पूरी करता, इंस्पेक्टर त्रिपाठी बिजली की तरह गरजे। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? उनकी आंखों में इतना गुस्सा धीरेंद्र ने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर से सहम गया। जी सर, वो उसको बुलवाया गया था, पर बस अभी लेकर आता हूं। धीरेंद्र ने लड़खड़ाते हुए अपनी बात पूरी की और बाहर की ओर बढ़ने लगा। मुझे स्टाफ का हर इंसान यहां चाहिए और हर कीमत पर। त्रिपाठी जी जाते हुए धीरेंद्र की ओर चिल्लाते हुए दहाड़े। उनकी मूंछें गुस्से में कांप रही थीं और उनके साथ ही सामने खड़ा हुआ स्टाफ भी। त्रिपाठी जी ने सभी से अपने अंदाज में पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि सभी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो जरा भी संदिग्ध हो। कुछ देर में कांस्टेबल धीरेंद्र हांफता हुआ चला आ रहा था। उसके माथे पर रखी टोपी के नीचे पसीना बह रहा था और उसने दाएं हाथ से एक आदमी के कॉलर को पकड़ रखा था। यह रहा सर। धीरेंद्र ने सांस लेते हुए थूक गटका और उसको आगे की ओर धकेल दिया। उस आदमी ने अजीब सा हुलिया बना रखा था, जैसे कि ना जाने कब से नहाया नहीं हो। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और बाल भी बेतुके से कंधों तक पड़े हुए थे। उसकी आंखें जैसे गड्ढे में ढंसी हुई सी थीं और चेहरा पीला था, जैसे ना जाने कितने दिनों से धूप की शक्ल ना देखी हो। उसकी उम्र लगभग 50 से 35 साल के आसपास की दिखती थी। कपड़ों के नाम पर काले कुर्ते के ऊपर एक बड़ी चादर को लपेट रखा था। वो नजरें नीचे करके खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिपाठी जी ने तेज आवाज में कहा। माधो सिंह। वो बेदिली से बुदबुदाया। जब बुलाया गया था तो आए क्यों नहीं थे? त्रिपाठी जी फिर से पूछा और एक कदम आगे आकर उसके सामने खड़े हो गए। वो कुछ नहीं बोला। मेरी ओर देखो, त्रिपाठी जी चिल्लाए तो उसने धीरे से नजरें उठाई। हालांकि उनमें डर जैसा कुछ भी मौजूद नहीं था। काम में भूल गया था साहब, वो तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। अवनी की घटना के बारे में क्या जानते हो? त्रिपाठी जी ने पुनः सवाल दागा। वो उसके शरीर की क्रियाओं पर बड़ी बारीकी से नजर जमाए हुए थे। सब कुछ जानता हूं साहब, माधो सिंह ने धीरे से फुसफुसाया, जैसे कोई और सुन ना ले, और काले गंदे दांतों को दिखाया। क्या सब कुछ जानते हो? त्रिपाठी जी की आंखों में जैसे चमक आ गई। सुना है उस पर झूमर गिराया गया था, माधो सिंह ने ऐसे कहा जैसे कोई बड़ा राज बताया हो। हम और तुम कहां थे उस वक्त? त्रिपाठी जी ने फिर से सवाल किया। मैं अपने काम वक्त से पहले कर लेता हूं साहब,
उसने आंख में झांकते हुए कहा। मैं तो अपने किले में आराम कर रहा था। क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? किसने किया होगा यह सब? त्रिपाठी जी ने कहते हुए अपनी आवाज हल्की कर ली। डर साहब, डर। उसके डर ने उसे मार दिया। माधो सिंह ने नकली अफसोस जताया तो त्रिपाठी जी ने धीरेंद्र की आंखों में देखा। आत्माएं डर को नजरअंदाज नहीं करती, वो उनका चुनाव करती हैं। क्या बके जा रहे हो? त्रिपाठी जी ने चकराते हुए गुस्से से उसे घूरा। क्या अवनी की मौत के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो हमें जानना चाहिए? साहब, ये यूं ही बकवास करता रहता है, पागल है बिल्कुल। हमारी किसी की भी इससे नहीं बनती, ये बस अपनी ही दुनिया में रहता है। आप इसकी बातों पर इतना ध्यान ना दें। पीछे से एक स्टाफ के आदमी ने त्रिपाठी जी को उसकी दिमागी हालात के बारे में बताया तो वो यूं ही कुटिलता से मुस्कुराया। त्रिपाठी जी कुछ देर उसे घूरते रहे और फिर सबको जाने के लिए बोल दिया। सब एक एक करके वहां से गायब हो गए तो धीरेंद्र ने डरते डरते सवाल किया। क्या लगता है सर आपको? धीरेंद्र ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा। ये कुछ तो जानता है। त्रिपाठी जी ने चश्मा उतारकर जेब में रखते हुए कहा। इस पर खास नजर रखने के लिए कहो। उन्होंने दोनों हाथों को बांधते हुए सामने देखा और फिर किसी सोच में उलझ गए। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए